हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। इस वीडियो में हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये की पॉइंट्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेट होते हैं, जो कि सिक्स्थ सेमेस्टर के हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोड किए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोज़ भी देखें, उनसे आपका फ़ायदा ही होगा। यहाँ जो मैंने ये की पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये आपके 4 यूनिट से मैंने निकाले। फर्स्ट यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट तक जो भी मुझे अच्छा पॉइंट लगा वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, बाज़ाब्ता नोट्स बनाए हैं। अगर आपको इन की पॉइंट्स की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी। तो मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर सकता हूँ। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपकी एक लाइक से हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सम की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स यहाँ क्या है कि ये एमसीक्यू टाइप के नहीं होते, हमने डायरेक्ट बात लिखी होती है यहाँ पर, बस ये समझने की कोशिश करनी है, इनसे क्वेश्चन बन पाते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये है कि चार्ल्स जीन बूनिन, फ्रांस, 1812 was probably the first author to write a separate book on public administration, The Principles of Administration Public Use। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका, चार्ल्स जीन बूनिन 1812 में जो फ्रांस के हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है। वो पहला स्कॉलर है, पहला एडमिनिस्ट्रेटिस्ट है जिन्होंने सेपरेट बुक लिखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। और उस बुक का क्या नाम है? द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक यू। हो सकता है ये क्वेश्चन यहाँ पर आ भी जाए। द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक यू इज ए बुक रिटन बाय। तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो आपने पहचानना है ये किसने लिखी है, चार्ल्स जीन बूनिन। तो यहाँ पर आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। Here the next key point is first phase of the evolution of public administration 1887 to 1926। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला फेज जो है वो कब स्टार्ट हुआ है? 1887 से स्टार्ट होता है, 1926 में स्टॉप हो जाता है। ये पहला फेज होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन है। तो उसमें कितने फेज से? कुल मिलाकर ये 5 फेज से। तो पहला फेज जो है 1887 से स्टार्ट होता है 1926 तक। नेक्स्ट पॉइंट इज वुड्रो विल्सन्स आर्टिकल एंटाइटल्ड द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन 1887। वुड्रो विल्सन जो है, ही इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने इस आर्टिकल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट डिमांड किया है। इसने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स ये दोनों जो हैं डिफरेंट है। तो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट बनता है आपका, हु सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स इज डिफरेंट विथ ईच अदर। तो ये भी किसने कहा है? वुड्रो विल्सन ने। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैंक जे गुडनाउ, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर मैंने मेंशन की है 1900 में उन्होंने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट इज एल डी वाइट, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी एक बुक है, ये किसने लिखी है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए बुक रिटन बाय एल डी वाइट। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज बिसाइड्स विल्सन, गुडनाउ एंड वाइट, अदर राइटर्स हु हैव सपोर्टेड पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी। ये जो है पहला फेज जो था 1887 में जो स्टार्ट होता है, उसकी थीम थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिचोटॉमी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, इंक्लूड्स विलोग बाय गुलिक फ्यूल यूरविक। थर्ड पॉइंट इज हियर, दैट इज सेकंड फेज। सेकंड फेज कब स्टार्ट होता है? 1927 से लेकर 1938। जी हाँ, 1927 से लेकर 1937। तो यहाँ से सेकंड फेज शुरू होता है। गुलिक एंड यूरविक कॉइन्ड द एक्रोनियम पोज्ड कॉप 1937। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक्रोनियम पोज्ड कॉप जो है ये किसने शुरू किया है? गुलिक और यूरविक ने। लेकिन बाज़ औक़ात जो है पोस्ट कॉब में जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है प्रोफेसर लूथर गुलिक का। तो उन्होंने इसमें ज़्यादा काम किया है। तो पोस्ट कॉब के जो
फादर माने जाते हैं वो गुलिक हैं। ये पोस्ट कॉप एक्टिवली होता क्या है? पोस्ट कॉप एक स्किल होता है, टेक्निक्स होते हैं, ये कुछ उसूल कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर इसकी लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप इस पोस्ट कॉप को पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताता हूँ। पोस्ट कॉप स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, सी ओ स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड आर स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, बी स्टैंड्स फॉर बजटिंग। तो ये जो है ये एक एक्रोनियम है। हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक बुक है। हु रोट दिस बुक? मनी एंड रैली। मनी एंड रैली ने ये बुक लिखी है। मनी एंड रैली रोट ए बुक नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए बुक रिटन बाय W.F. विलोक-बाई। जी हाँ, W.F. विलोक-बाई ने ये बुक लिखी है, द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आप यहाँ पर याद रखिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में, लिख के ले लो, इसलिए अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को आप दिमाग में रख लिए, मेमोराइज कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 4, थर्ड फेज 1938 टू 47। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए कि थर्ड फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1938 टू 1947। ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एक बुक है, ये किसने लिखी है? हर्बर्ट साइमन में 1946। हर्बर्ट साइमन इज ए स्कॉलर हु रोट द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। फिफ्थ पॉइंट इज फोर्थ फेज 1948 टू 1970। फोर्थ फेज जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन में, वो कब स्टार्ट होता है? 1948 टू 1970। APSA, एप्सा स्टैंड्स फॉर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। जी हाँ, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन हो सकता है, ऐसे आ सकता है APSA, एप्सा स्टैंड्स फॉर। नीचे ऑप्शन में होगा अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, तो आपको इस पर टिक करना है। तो ये यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नाउ द फिफ्थ फेज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट्स 1972 ऑनवर्ड्स। ये अभी भी चल रहा है, 1970 में ये स्टार्ट हुआ है। Here the next point is comparative public administration started as a topic of interest post the Wilson, called the first comparativist essay in 1884। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र हो रहा है। व्हाट इज कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए कंपैरेटिव मैनर। हियर इट मीन्स कि एक कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक कंट्री का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दूसरे कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर कर रहे, सो दैट हमें पता चल जाए कि हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें कौन कौन से नुक्स है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इरेज करनी है और वहाँ पर नई चीज़ें अडॉप्ट करनी है। तो उसको कहते हैं हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये टॉपिक एज एन इंटरेस्ट किसने स्टार्ट किया है? द फर्स्ट कंपैरेटिविस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है द फर्स्ट कंपैरेटिविस्ट, हिज नेम इज विल्सन। वुड्रो विल्सन वाज द फर्स्ट कंपैरेटिविस्ट। उन्होंने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र 1884 से किया है। Now the next point here is the first organization formally formed to formulate a universal comparative theory of public administration was the CAG 1960। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऐसे भी बन सकता है, CAG was started in 1963, 64, जो भी ऑप्शन में हो, तो यहाँ पर आपने राइट ऑप्शन चुनना है 1960। इन केस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, CAG स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। जी हाँ, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप स्टैंड्स फॉर, ये जो है कैज की फुल फॉर्म है, 1960 में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1968। याद रखिएगा इन 1968 में क्या हुआ है? द फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। द फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1968। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। हो सकता है ये मतलब यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट मेंशन किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिख के ले लो, इनमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अंडर द चैंपियनशिप ऑफ डिविट वेल्डो, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
1968 में फर्स्ट मिन्नो-ब्रुक कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है। तो किसने स्टार्ट किया, किसके चेयरमैनशिप के तहत? डेविड वेल्डो। दोस्तों यहाँ पर जो मिन्नो ब्रुक कॉन्फ्रेंस है, इनका क्या मकसद था? इनका ये था कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, टू डेवलप द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज गुलिक गेव 10 प्रिंसिपल्स ऑन विच एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एडमिनिस्ट्रेशन कैन फंक्शन। प्रोफेसर ल्यूथर गुलिक जो हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिस्ट हैं। उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स दिए, 10 उसूल दिए हैं। कितने? 10 प्रिंसिपल्स। वो मैं यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं, वो आप गूगल पे चेक कीजिए। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। डैश डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गिवन बाय ल्यूथर गुलिक। तो उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स दिए हैं सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फंक्शन करे। इसने कहा था कि ये जो 10 प्रिंसिपल्स है, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करे तो एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। ये इसकी राय थी। कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं? 10 प्रिंसिपल्स। किसने? ल्यूथर गुलिक ने। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। यूर्विक गेव 8 प्रिंसिपल्स। इसी तरह से यूर्विक जो था, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिस्ट था। उन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं। बोला कि इन पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करे तो एडमिनिस्ट्रेशन कैन परफॉर्म सक्सेसफुली एंड कैन अचीव इट इज गोल्स। तो उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो ये यहाँ पर आप याद रखिएगा। ल्यूथर गुलिक ने 10 प्रिंसिपल्स दिए और यूर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स दिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बुक्स रिटन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अक्सर हम नाम सुनते हैं टेलर, फ्रेडरिक टेलर। तो इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। पहली बुक की अगर हम बात करेंगे, ए पीस रेट सिस्टम, 1895। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए। ए पीस रेट सिस्टम इज ए बुक रिटन बाय फ्रेडरिक विंसलो टेलर। कब लिखी है? 1895। नेक्स्ट इज शॉप मैनेजमेंट। शॉप मैनेजमेंट इज ए बुक रिटन बाय फ्रेडरिक टेलर इन 1903। 1903 में उन्होंने लिखी है। इसी तरह से द आर्ट ऑफ कटिंग मेथड्स 1906 में इसको लिखा है। इसी तरह से द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911। यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट और एक है। उन्होंने जो ये बुक लिखी है, इसी में उन्होंने एक थ्योरी का जन्म दिया था जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। फ्रेडरिक विंसलो टेलर इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और उसको हम टेलरिज्म भी कहते हैं। Here the next point is order line was the keystone of Taylor's management thought. Which among the following is the keystone of Taylor's management thought? अपने तरीके से मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा। तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑर्डर लाइन्स। ऑर्डर लाइन्स was the keystone of Taylor's management thought. Next point is the rule of thumb method. The rule of thumb method is a rough practical method of assessing or measuring something usually based on past experience rather than on exact measurement. Dear students, रूल ऑफ थंब की यहाँ पर बात हो रही है। तो रूल ऑफ थंब क्या है? टेलर ने कहा है कि कंपनी में जो है, ऑर्गेनाइजेशन में है, जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज है, वो पुराने मॉडल के हैं। वो अपने तरीके से काम करते हैं, उनको जो सही लग रहा है वो वही करते हैं। लेकिन जो एफर्ट हमें कंपनी को चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें स्किलफुल आदमी चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि इस चीज़ को हमने रिप्लेस करना है। इसी को कहते हैं रूल ऑफ थंब। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में उन्होंने कहा था जो मैन है, मैन वर्क्स लाइक ए मशीन। ये मशीन की तरह है। ये मशीन का एक जूज, जैसे मशीन होती है इसी तरह से ये एक इंसान भी होता है, एक इंडिविजुअल भी होता है, एक एम्प्लॉय भी होता है, जिस पर लेटर ऑन इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ और उससे जो इसकी थ्योरी कैंसल हुई। Here the next question is classical theory is also known by some other names such as। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़रूर आते हैं। क्लासिकल थ्योरी जो है इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से जानी जाती हैं। तो यहाँ पर पहला लिखा है मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी इज आल्सो नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। Here the next point is classical theory is also known as mechanistic theory. इसको mechanistic theory के नाम से भी जाना जाता है। It is also known as structural theory. It is also known as administrative management theory. Administrative management theory जो ये नाम है, ये इसको ल्यूथर गुलिक ने और यूर्विक ने दिया है। Principles of Administration School, तो ये भी इसका another name है। तो ये जो है इन नामों से इसे जाना जाता है। Henry Fayol is known as the father of classical theory. हो सकता है आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, Henry Fayol is known as the father of क्लासिकल थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव चुनना है। या सिंगल भी हो, इसमें कोई नाम जो है आ भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये नाम है इनको आपने याद रखना है। क्लासिकल थ्योरी को इन नामों से भी जाना जाता है।
एक्सपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। एक्सपोनेंट्स जो थे क्लासिकल थ्योरी के, उनमें से कौन कौन आता है? ल्यूथर गुलिक आता है, हेनरी फ्योल आता है, ल्यूथर गुलिक, योरविक, इसी तरह से मोनी आता है, इसमें फुलेट आता है, शेल्टन आता है। तो ये जो थे ये एक्सपोनेंट्स थे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द एक्सपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी? फ्योल, ल्यूथर गुलिक, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आपने चुनना है। या ऐसे भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिकल थ्योरी? अगर ये आए तो आपने ल्यूथर गिलिक को चुनना है, क्योंकि ल्यूथर गिलिक का इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट रहा है, तो इसको जो है चीफ एक्सपोनेंट मानते हैं क्लासिकल थ्योरी की। इवन ही इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, हेनरी फ्योल्स। फ्योल इज गैंग प्लैंक। फ्योल ने एक पॉइंट दिया था गैंग प्लैंक, लेवल ऑफ जंपिंग। व्हाट डज इट मीन लेवल ऑफ जंपिंग? डियर स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा स्केलर चेन। स्केलर चेन भी एक प्रिंसिपल है जो फ्योल ने कहा था। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन्होंने कहा था स्केलर चेन में क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल को अपने बॉस से बात करनी थी, उससे पहले अपने सबऑर्डिनेटर्स जो होते थे उनसे जाकर उन्हें परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन मतलब मानो कि यहाँ पर ए है, इसको बात करनी है जड से। जड तक पहुंचने से पहले इसको ए बी सी डी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप निकलना पड़ता था। लेकिन फ्यूल ने कहा है कि मैं इसने कम्युनिकेशन मॉडल दिया है जिसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक इट हियर इट मीन्स कि जो ए होगा वो डायरेक्टली बात कर सकता है जड से, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसी को कहते हैं लेवल ऑफ जंपिंग, ए शॉर्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ना इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो पहले बी के पास जाए फिर सी के पास जाए। ये स्केलर चेन, इसको उन्होंने कैंसिल किया और बोला कि गैंग प्लैंक का कंसेप्ट यहाँ पर हमने अडॉप्ट करना चाहिए। Here the next point is 4 features of classical theory। हो सकता है यहाँ पर आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिकल थ्योरी, अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। आपके पास ऑप्शंस हो गए, उन ऑप्शंस पे अगर ये 4 थे तो ये आपने वहां पर पहचानने हैं। पहला जो है इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी इज द फ्यूचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। इसी तरह से स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो अनदर फ्यूचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। एफिशिएंसी इज अनदर फ्यूचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। हायरार्ची इज अनदर फ्यूचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। हेनरी फ्यूल इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी? हेनरी फ्यूल। Another point is Henry Fayol believes that there are 5 elements of administration। उसको वो कहते हैं POCC। POCC हियर मीन्स कि ये जो है ये 5 एलिमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन के। उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, जिसमें ये 5 एलिमेंट्स है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स क्या है? P से मुराद है यहाँ पर प्लानिंग। कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेशन में करे सबसे पहले हमने प्लानिंग करनी है कि प्लानिंग में हम देखते हैं कि इस काम में हमने कितना खर्च करना है, कहाँ से क्या चीज़ें करना है। तो प्लानिंग में ये सब आता है। और दूसरा उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कहा, तीसरा उन्होंने कमांडिंग कहा, चौथा उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग कहा और पांचवा उन्होंने कंट्रोलिंग कहा। हेनरी फ्यूल के मुताबिक अगर ये 5 प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उसको हम प्रॉपरली बोलेंगे ये एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गिवन बाय हेनरी फ्यूल टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? कितने? 5। और उन 5 में से कौन कौन से आते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पर आपको कंफ्यूज भी हो सकते हो आप, क्योंकि इसके अगेंस्ट में और भी एक एक्रोनिम है जिसको हम पोस्ट कॉप कहते हैं, जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया। यहाँ पर इसमें फ़र्क है। यहाँ पर इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। POCC स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। नीचे जो मिसिंग वर्ड होगा वो होगा क्या? कमांडिंग। और नीचे ऑप्शंस में ये तीनों होंगे, तो आपने वहां पर चुनना है। तो इसलिए यहां पर आप ध्यान से इसे एनालाइज कीजिए। हियर इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इन हिज बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये फ्यूल की बुक है। इसमें उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स की जिक्र की है। जैसे ल्यूथर गुलिक ने 10 प्रिंसिपल्स की जिक्र की है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यूर्विक ने 8 प्रिंसिपल्स की जिक्र की है। इसी तरह से जो हेनरी फ्यूल है उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए ऑन विच एन एडमिनिस्ट्रेशन कैन फंक्शन प्रॉपरली सच एज। 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किए हैं। आप जाकर गूगल पे वो चेक कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ है यहाँ पर जो मैंने मेंशन किए हैं। पहला मैंने यहाँ पर मेंशन किया है डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, डिसिप्लिन। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। यहाँ पर
ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, हेनरी फ्योल्स कंट्रीब्यूशन इन क्लासिकल थ्योरी, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो डिवीजन ऑफ वर्क का यहाँ स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा वो सिर्फ एक ही आदमी नहीं करेगा, हमको काम डिवाइड करना है। क्लर्क अपना काम करेगा, मैनेजर अपना काम करेगा, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी पूरी इंडस्ट्री में काम करें। तो डिवीजन ऑफ वर्क वही होता है, डिविजेशन ऑफ वर्क। स्केलर चेन अभी मैंने रिसेंटली आपको ऊपर बताया है। अथॉरिटी, कोई भी काम करने से सुपीरियर जो होगा उसे अथॉरिटी देनी है, तब जाकर जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो उसका मानेंगे वहाँ पे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है, डिसिप्लिन का होना जरूरी है। इसी तरह से बहुत सारे प्रिंसिपल्स कहे हैं, उनमें से मैंने 4 यहाँ पर मेंशन किए थे, आप जाकर गूगल चेक कीजिए। हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट, इल्टन म्यो इज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। जो है इसके जो फादर हैं वो है इल्टन म्यो इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इट व्यूड ह्यूमन बींग्स नॉट एज मशीन्स। ये थ्योरी जो थी, ये साइंटिफिक थ्योरी जो थी उसके अगेंस्ट में थी, बिल्कुल उसके अगेंस्ट में। वो कहते थे कि ह्यूमन बींग्स एक्ट लाइक ए मशीन, बट हियर इल्टन म्यो ने कहा है कि नहीं, ह्यूमन बींग्स भी एक इंसान, उनको भी है जीने का हक। ऐसा नहीं है कि हम उनको मशीन्स के साथ कंपेयर करें। तो जो ह्यूमन रिलेशनल थ्योरी, ह्यूमन जो है इसका सेंटर है, ये आपको नाम से ही पता चलना चाहिए। इन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया है ह्यूमन बींग्स को इम्प्रूव करने की। तो वो उन्होंने अगेंस्ट में कहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट मशीन्स बट दे आर इंडिविजुअल्स। फ्रेटिज रोथलेसबर्ग इज अनदर सपोर्टर ऑफ दिस इल्टन म्यो इज human rational theory. Havethron Studies 1933 by Elton Mew. Havethron Studies was an important project of this 1933 में हुआ है by Elton Mew, और इसके साथ फ्रेटिज रोथलेसबर्ग ये भी था। रेशनल डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन। रेशनल डिसीजन मेकिंग की जिक्र किसने की? हर्बर्ट साइमन में। अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज पब्लिश्ड इन 1945। तो ये भी आ सकता है, अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाज पब्लिश्ड इन 1945। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। Here the next point is by Simon. A theory of administration should be concerned with process of decision making as well as the process of action. तो ये जो है ये डेफिनेशन दी गई होगी एग्जाम के पेपर में। तो नीचे ऑप्शन में लिखा होगा साइमन, हर्बर्ट साइमन, रुथलेसबर्ग, इसी तरह से बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम भी हो सकता है, किसी भी स्कॉलर का नाम। तो ये जो है ये साइमन ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज साइमन सेज डिसीजन इज अ मैटर ऑफ compromise. Who said this decision is a matter of compromise? Simon ने कहा है। Rationality is the central part of Simon's theory of decision making. Which one of the following is the central part of Simon's Simon's theory of decision making? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा रैशनैलिटी। तो ये यहाँ पर आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये नोट्स आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी 786 की तरफ से मिल रहे हैं बाय मिस्टर फैसल ज़हूर मीर। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।